नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 के फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 4 की, जिस चैप्टर का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो महासागर और महाद्वीपों का वितरण, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के मुख्य मुख्य जो टॉपिक्स हैं, पहला है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और उसके क्या क्या प्रमाण दिए गए, एविडेंसेज, सागरीय नितल की बनावट कैसी है, कम और ज्वालामुखी का विश्व वितरण किस प्रकार है और ऐसा क्यों है, और भूआकृति विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है सागर नितल प्रसरण, इसको हम लोग समझेंगे। और इसी के आधार पर दिया गया एक प्लेट विवर्तनकी सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनकी के हर एस्पेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके उदाहरण के तौर पे हम लोग समझेंगे मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट का मूवमेंट कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। तो पहले हम लोग एक सामान्य वितरण देखते हैं महाद्वीप और महासागरों का। तो ये वर्ल्ड का मैप है, इस पे 7 प्रमुख महाद्वीप हैं जो स्थलीय भाग को प्रदर्शित करते हैं। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और ये सारे भाग मिलके 29% ऑफ द टोटल ग्लोब बनाते हैं और पृथ्वी के 71% भाग पे महासागरों का विस्तार है। और ये महासागर मुख्य रूप से 4 हैं। ये प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा आर्कटिक सागर जो सबसे उत्तर में है। अभी तक ये तथ्य स्थापित हो गया है कि इन महाद्वीपों की स्थिति भविष्य में परिवर्तित होगी, ये अपनी जगह पे स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है। तो जब ऐसा है तो प्रश्न उठता है कि ये पहले कैसे रहे होंगे, कौन से ऐसे बल थे जिनके कारण इन महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, और वैज्ञानिक किस तरह से इन बलों को ढूंढ पाने में या महाद्वीपों की अवस्थिति को ढूंढ पाने में सक्षम हो सके, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत। तो महाद्वीपीय प्रवाह का विचार क्यों आया, इसको इस मैप की ही सहायता से हम लोग देखते हैं। ये इसका जो मुख्य कारण है वो अटलांटिक महासागर के तटों की सिमेट्री है, यानी इसके पश्चिमी तट ये आकार और यूरोप और अफ्रीका का साइड ये आकार। इस आकार को देख के एक अनुमान लगाया जाता है, एक संभावना व्यक्त की जाती है कि ये दोनों ही तट एक दूसरे के साथ कभी न कभी रहे होंगे। और इस दिशा में जो सबसे पहला प्रयास था, एक डच मैप मेकर थे अब्राहम आर्टेलियस, जिन्होंने 1596 में इस पॉसिबिलिटी को दिया कि अटलांटिक महासागर के दोनों ही तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। उनके बाद 1858 में एक फ्रेंच मानचित्रकार थे एंटोनियो स्नाइडर पेलेग्रिनी, और इन्होंने अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप इन तीनों को मिला के एक वर्ल्ड मैप तैयार कर दिया और तीनों इसमें मिले हुए प्रतीत होते थे। लेकिन इस कड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो था अल्फ्रेड वेगनर का, जिन्होंने 1912 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वेगनर बेसिकली जर्मनी के क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, मौसम विज्ञानी थे, और इनके अध्ययन का जो विशेष क्षेत्र था वो था पैलियो क्लाइमेट। पैलियो क्लाइमेट मीन्स पूरा जलवायु, जो प्राचीन समय की जलवायु का अध्ययन करता है। वेगनर के समय तक जितने भी अध्ययन हुए थे, वेगनर ने खुद भी अध्ययन किया था, तो इनके सामने बहुत से तथ्य आश्चर्यजनक रूप से उभर के आए। और उसमें एक तथ्य ऐसा था कि वेगनर के पास, जैसे ये हमारी अर्थ है, इस पे शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध, ये ऐसे जलवायु पेटियां बनती हैं, ये दोनों तरफ बनती हैं। इसको हम लोग जलवायु वाले चैप्टर में समझेंगे अच्छे से। ये जो ट्रॉपिकल जोन है, उष्ण कटिबंध है, इसमें गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तापमान बहुत अधिक रहता है। शीतोष्ण कटिबंध में कम तापमान होता है, और जो शीत कटिबंध है, जो पोलर एरियाज होते हैं हमारे ग्लोब पे, हमारे अर्थ पे, उनमें तापमान बहुत कम होता है। तो वेगनर ने जो स्टडी की थी कि सपोज कोई कॉन्टिनेंट इस तरह से है, ये कॉन्टिनेंट यहाँ पे कोल्ड जलवायु है, ठंडी जलवायु है, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे मिले जो गर्म जलवायु के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, और जो उष्ण कटिबंध में क्षेत्र थे उनमें कुछ प्रमाण ऐसे मिले जो शीत कटिबंधीय जलवायु को प्रदर्शित करते हैं। तो वेगनर के सामने 2 संभावनाएं थी। पहली संभावना ये थी कि महाद्वीपीय भाग अपने जगह पे स्थिर रहे और जलवायु पेटियों में खिसकाव हुआ, और दूसरी संभावना यह है कि जलवायु पेटियां स्थिर रहीं और जलवायु पेटियों के रिफरेंस में महाद्वीपों में खिसकाव हुआ।
तो वेगनर मानते थे कि जलवायु पेटियां स्थिर रहीं। क्यों? क्योंकि जलवायु पेटियों में परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन में परिवर्तन को शो करेगा, और पृथ्वी के घूर्णन का परिवर्तन यानी पूरे हमारे सोलर सिस्टम में जिस तरह से अर्थ हमारी संतुलित अवस्था में है, उस संतुलन को बिगाड़ने का काम होता। तो इसलिए वेगनर मानते थे कि जलवायु पेटियों में परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन कहाँ हुआ? महाद्वीपों की स्थिति में। और वेगनर प्रतिपादित करते थे कि ये सारे के सारे जो महाद्वीप हैं ये कभी एक जगह पे एकत्रित थे, और इसको नाम दिया गया है पैंजिया। पैंजिया पूरे महासागरों से घिरा हुआ था, और पूरे महासागरों का नाम दिया पैंथालासा, मीन्स ऑल वाटर। तो ये पैंजिया और पैंथालासा प्रारंभ में थे, और लगभग 200 मिलियन साल पहले ये पैंजिया धीरे धीरे टूटने लगा, और टूट के दो भागों में विभाजित हो गया। पहला जो उत्तरी भाग था वो लॉरेशिया, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। यहाँ एक चीज और हम लोग समझते हैं कि वेगनर बेसिकली पृथ्वी को 3 लेयर में विभाजित मानते थे एडवर्ड स्वेस के क्लासिफिकेशन के अनुसार। जो है हमारा सिलिका प्लस अल्युमिनियम जो क्रस्ट का संरचना था, सिलिका प्लस मैग्नीशियम सीमा लेयर, और तीसरा लेयर निफे निकल प्लस फेरियम। ये हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो वेगनर मानते थे कि सियाल लेयर हल्की है, और ये सीमा लेयर के ऊपर तैर रही थी। तो वेगनर बेसिकली ये कहते थे कि जो पैंजिया बना हुआ था, पैंजिया वाज मेड ऑफ सियाल, और जो महासागरों की तली थी वो सीमा लेयर से बनी हुई थी। यानी महाद्वीपीय भाग महासागरीय भागों की तली के ऊपर तैर रहे थे, और इससे उत्पन्न होता है फोर्स ऑफ बोयंसी, या इसको हम लोग उत्प्लावकता का बल कहते हैं। तो इस उत्प्लावकता के बल ने पृथ्वी पर महाद्वीपों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेगनर बेसिकली महाद्वीपों के प्रवाह के लिए 2 बलों की बात करते हैं, और वो दोनों बल हैं पोलर फ्ली फोर्स और दूसरा टाइडल फोर्स। तो पहले पोलर फ्ली फोर्स को हम लोग समझते हैं। पोलर फ्ली मीन्स कि पोल से दूर जाना, ध्रुवों से दूर जाने की गति को पोलर फ्ली फोर्स कहते हैं। बेसिकली हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह शेप की है, इसको हम लोग कहते हैं जियाइड, या पृथ्वी जैसा आकार जो ध्रुवों पे चपटी है, और विषुवत रेखा, जैसे ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पे बल्ज है, उभार है। तो पृथ्वी पे विषुवत रेखा का भाग केंद्र से दूर है अपेक्षाकृत, और ध्रुवों का भाग नजदीक है। तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, पृथ्वी के घूमने के कारण, ऐसे पृथ्वी घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, तो घूमने के कारण जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या केंद्रापसारी बल। और ये केंद्रापसारी बल किसी भी घूमती हुई बॉडी से कोई भी ऑब्जेक्ट को एक्सिस से दूर धकेलती है। सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई कॉन्टिनेंट इस पार्ट में है, तो ये एक्सिस से दूर जाने की इसकी प्रवृत्ति होगी, और मैक्सिमम कहाँ तक दूर जाएगी? इक्वेटर तक। तो ये यहाँ से इस एरिया में इसका प्रवाह हुआ। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में कोई महाद्वीप है, तो इसका भी प्रवाह कहाँ होगा? विषुवत रेखा की तरफ। तो ये वेगनर का पोलर फ्ली फोर्स था, और ध्रुवों से दूर इसकी गति विषुवत रेखा की तरफ हुई। अब हम दूसरे फोर्स की बात करते हैं जिसको वेगनर ने कहा टाइडल फोर्स। तो इसके कारण महाद्वीपों में पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है ऐसे, और महाद्वीप कोई है यहाँ पे, तो सन और मून के आकर्षण शक्ति से ये पृथ्वी घूम रही है, ये आकर्षण शक्ति इन महाद्वीपों पे लगी। तो जिस गति से पृथ्वी घूम रही थी, ये महाद्वीप धीरे धीरे पीछे खींचते चले आए, और इनका वास्तविक प्रवाह जो हुआ वो पश्चिम साइड हुआ। अब इन 2 बलों का प्रवाह एक विषुवत रेखा की तरफ हुआ, एक पश्चिम साइड हुआ, लेकिन जो महाद्वीपों का एक्चुअल प्रवाह हुआ वो कहीं इस डायरेक्शन में हुआ, दोनों बलों के बीचों बीच। तो इस तरह से वेगनर ने व्याख्या की कि महाद्वीपों का प्रवाह इन बलों के कारण हुआ। तो मॉडर्न टाइम पे बहुत सारे वैज्ञानिक इन बलों की उपयोगिता पे प्रमाण उठाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बल इतने सफिशिएंट नहीं है कि महाद्वीपों का इनसे प्रवाह हो सके। लेकिन वेगनर ये मानते थे कि जब ये बल लंबे समय तक काम करते हैं तो इनसे महाद्वीपों का प्रवाह हुआ होगा। अब वेगनर अपने पक्ष में क्या क्या प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, हम लोग उनको समझते हैं। तो एविडेंसेज इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो पहला एविडेंस है वो मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स।
कि अटलांटिक महासागर के दोनों ही तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। इस मैप में हम लोग देख सकते हैं, हालांकि ये एग्जैक्ट मैपिंग नहीं है, कहीं कहीं ओवरलैपिंग है, कहीं बीच में गैप रह जाता है, लेकिन ये पूरी इस संभावना को जन्म देता है। और इसी आधार पे 1964 में बुलार्ड ने कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से इस मैप को मिलाया था। लेकिन बुलार्ड 100 फैदम की गहराई पे मानचित्र को लेते हैं। फैदम समुद्र की गहराई नापने में यूज होता है, और एक फैदम होता है 6 फीट के बराबर या 1.82 मीटर के आसपास ये होता है एक फैदम। तो 100 फैदम की गहराई की तट रेखा को बुलार्ड ने लिया और उससे मानचित्र को जनरेट किया। दूसरा प्रमाण, दोनों ही तटों की जो चट्टानें पाई जाती हैं उनका आयु एक जैसा है। अब चट्टानों की आयु हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग। ये किसी भी चट्टान के जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं उनके क्षय के ऊपर आधारित एक संकल्पना है। और किसी भी चट्टान में हमको ये पता होता है कि कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी के तत्व एक निश्चित समय में आधा रह जाते हैं, जिसको कहते हैं हाफ लाइफ या अर्ध आयु। तो बहुत सारी विधियां हैं जिसमें अर्धायु की गणना करके चट्टानों की एज निकाली जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है रेडियो कार्बन मेथड, जिसमें C14 धीरे धीरे क्षय होता जाता है और नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। तो इन दोनों के अनुपात से उस समय की गणना की जा सकती है। लेकिन रेडियो कार्बन मेथड बेसिकली 50,000 साल से कम उम्र की ही चट्टानों पे लग सकता है, और उसमें भी जहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं ये विधि सबसे अच्छी उपयोग की जाती है। लेकिन जहाँ तक चट्टानों की बात है, चट्टानें बहुत ज़्यादा प्राचीन होती हैं, तो उनमें यूरेनियम लेड मेथड, पोटेशियम आर्गन मेथड, बेरिलियम बोरान मेथड, इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस मेथड, ये सब यूज किए जाते हैं जिनसे चट्टानों की गणना होती है। तो इन चट्टानों की गणना के बाद हमको पता चलता है लगभग 2000 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानें अफ्रीका के पश्चिमी भाग में और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग में पाई जाती हैं, और जो इनके तटीय निक्षेप हैं वो जुरैसिक काल के पाए जाते हैं। ये दोनों ही महाद्वीपों में ये साम्यता है। अब तीसरा प्रमाण देखते हैं, इसको टिलाइट कहते हैं। टिलाइट बेसिकली अवसादी चट्टानें होती हैं जिनकी उत्पत्ति हिमनदीय निक्षेप से होती है। ग्लेशियल डिपॉजिट्स जो होते हैं उनसे टिलाइट बनते हैं। तो जो टिलाइट के प्रमाण पाए गए हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, और वर्तमान अगर इनका वितरण देखा जाए तो ये सारे के सारे महाद्वीप काफ़ी दूरी पे फैले हुए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि जो भी टिलाइट मिले हुए हैं उनकी आयु में समानता है। तो ये शो करता है कि ये सारे के सारे स्थल भाग कभी न कभी एक साथ रहे होंगे। चौथा प्रमाण जो वेगनर ने दिया था वो प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर्स बेसिकली सैंड और ग्रेवल्स के सेडिमेंट्स होते हैं, अवसाद होते हैं जिनमें बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं। तो उदाहरण लेते हैं, अफ्रीका में एक देश है घाना, यहाँ पे है, अगर आप मैप देखेंगे तो घाना के तट पे यहाँ स्वर्ण के निक्षेप मिलते हैं प्लेसर में, प्लेसर के रूप में। तो निक्षेप मिलने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं चट्टानें ऐसी पाई जानी चाहिए जिनमें स्वर्ण के निक्षेप हों, लेकिन यहाँ नज़दीक में कोई ऐसी चट्टान नहीं मिलती है। अब जब इसमें हम लोग दक्षिण अमेरिका को इंक्लूड करते हैं तो दक्षिण अमेरिका का जो ब्राजील पठार है, यहाँ पे ब्राजील पठार में सोने की चट्टानें पाई जाती हैं, जो गोल्ड वेन्स होती हैं वो ब्राजील पठार पे पाई जाती हैं। तो ये शो करता है कि ये गोल्ड यहाँ से तब निकला होगा जब ये दोनों एक साथ रहे होंगे। पांचवा प्रमाण जो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, जो जीवाश्म प्रमाण जिसको बोलते हैं। अब इस जीवाश्म प्रमाण में हम देखते हैं कि महासागरों के जब दोनों तरफ एक जैसे जीव मिलते हैं, जीवित जीव भी हैं, मरे हुए जीव भी हैं, तो उनकी व्याख्या हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक बंदर जैसा लेमर पाया जाता है, ये मेडागास्कर, भारत और अफ्रीका मिलता है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक इसको लेमुरिया लैंड कहते हैं कि वो एक जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी तरह से जो जीवाश्म मिलते हैं, जैसे एक मेसोसेरस, मेसोसेरस एक छोटा सा सरीसृप था जो उथले गहरे पानी में रहता था, लेकिन इसके अवशेष दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के केप प्रोविंस में पाए जाते हैं, ब्राजील के इरावर में पाए जाते हैं। और वर्तमान में इन दोनों जगहों के बीच की दूरी लगभग 4800 किलोमीटर है। तो इतनी दूर ये कैसे पहुंचे?
इसी तरह से एक देखते हैं ग्लोसोप्टेरिस, एक फर्न थी, एक छोटी वनस्पति थी। इसके अवशेष दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, सारे दक्षिणी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। तो वनस्पति समुद्र तो पार नहीं कर सकती, और उनके अवशेष जो भी मिले हैं ये प्रमाणित करते हैं कि सारे के सारे महाद्वीप एक साथ थे। अब हम बात करेंगे पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज की, जो बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद से प्रारंभ हुए। और इसमें जो सबसे पहला प्रयास था पोस्ट ड्रिफ्ट में, ये आर्थर होम्स का था। और होम्स का प्रयास था कि जो पृथ्वी पे महाद्वीपों के स्थानांतरण के लिए जो उत्तरदायी बल थे, उन बलों की व्याख्या करना। तो होम्स की थ्योरी का नाम है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। तो कन्वेक्शन बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर का एक माध्यम होता है जो तरल और द्रव में प्रभावी होता है। तो होम्स बेसिकली मानते थे कि हमारी पृथ्वी दो पार्ट से मिलकर बनी हुई है। जो आउटर पार्ट है वो क्रस्ट, और जो इनर पार्ट है उसको इन्होंने सबस्ट्रेटम कहा या अधा स्तर कहा। क्रस्ट बेसिकली बना हुआ है सिलिका प्लस एल्युमिनियम से, सियाल लेयर से, और सबस्ट्रेटम की रचना सीमा लेयर से, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से हुई है। तो आर्थर होम्स ये मानते थे कि जो सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम में संवहनीय तरंगे चलती हैं। संवहनीय तरंगे यानी कि एनर्जी में डिफरेंस होने के कारण, और ये एनर्जी डिफरेंस होता है रेडियो एक्टिव पदार्थों की उपस्थिति के कारण। एक सिंपल से उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि जैसे किसी कंटेनर में पानी गर्म किया जा रहा है, तो जहाँ पे एनर्जी का सोर्स है, गैस हो, स्टोव हो, या कोई लकड़ी जला के या किसी तरह आग जला के, जहाँ एनर्जी सोर्स है वहाँ से पानी ऊपर उठना शुरू होता है, और फिर ये उठ के ऐसे करके धीरे धीरे पूरे पानी में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है और ये पानी बॉयल होने लगता है। कुछ इसी तरह का सिस्टम हमारे सबस्ट्रेटम में है कि जहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थों की उपस्थिति है वहाँ ऊर्जा लेवल बढ़ जाएगी, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल से अल्फा, बीटा, गामा रेज कंटिन्यूअस निकलती रहती हैं। तो वहाँ से संवहनीय तरंगे उत्पन्न होंगी, और ये तरंगे हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक कॉलम ऊपर जा रहा है और दूसरा कॉलम यहाँ नीचे आ रहा है। तो जहाँ ऊपर जा रहा है वह तनाव का बल उत्पन्न होगा, और उसके कारण महाद्वीप धीरे धीरे इस धाराओं के साथ, इन धाराओं के साथ खिसकना शुरू हो जाते हैं। और जहाँ पे ये कॉलम नीचे जा रहा है वहाँ संपीड़नात्मक बल उत्पन्न होगा, फोर्स ऑफ कंप्रेशन, और इसके कारण महाद्वीपों का प्रवाह होता है। ये होम्स की व्याख्या थी। अब होम्स के बाद, स्पेशली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सागरी नितल हैं, सागरी धरातल के नीचे के अध्ययन प्रारंभ हुए। और ये बेसिकली कौन कौन से स्थल रूप पाए जाते हैं, किस तरह चट्टानों की संरचना है, ये इन सब के बारे में स्टडी प्रारंभ हुआ। तो अगर हम वेगनर तक देखते हैं तो वेगनर के जो भी प्रमाण थे वो स्थलीय भागों से इकट्ठे किए गए थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महासागरीय अध्ययन पे विशेष जोर दिया गया, और इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आई कि महासागरों के नीचे भी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। इनमें ज्वालामुखी, सबमेरीन कैनियन, गहरे गहरे ट्रेंचेज, ट्रेंचेज के साथ मिड ओशियानिक रिज जो मध्य महासागरीय कटक कहे जाते हैं। तो इस तरह की संरचनाएं सामने उभर के आईं। और जब सागरी नितल के चट्टानों की रेडियोमेट्रिक डेटिंग से एज निकाली गई तो पता चला कि ये चट्टानें काफ़ी नई हैं महाद्वीपीय स्थानों की चट्टानों की तुलना में। और महासागरीय कटकों के जो दोनों तरफ की चट्टानें थीं, उन चट्टानों की आयु में और रचना में समानता है। तो ये सब चीज़ें निकल के आई मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर से। तो जो भी टोपोग्राफी हमारे पास निकल के आ रही हैं, टोपोग्राफी में बेसिकली हम समझेंगे इस चीज़ को कि ये स्थल भाग है और ये बेसिकली ये समुद्र का भाग है इस तरह से, और ये समुद्र है। तो जो समुद्र के नीचे की जो संरचनाएं आती हैं इनको हम लोग यहाँ से यहाँ तक कहते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। और कॉन्टिनेंटल मार्जिन में बेसिकली चार प्रकार के स्थलरूप समाहित किए जाते हैं। जो एकदम तट के किनारे होता है, ये वाला पार्ट लैंड और ये वाला पार्ट सी। तो तट के जो किनारे वाला भाग है इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इस उसके बाद जहाँ स्लोप अधिक होता है इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, और फिर से जहाँ स्लोप कम होता है इस पार्ट को कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। और बीच बीच में महाद्वीपों के ही किनारे कहीं कहीं ट्रेंचेज मिलती हैं, बहुत गहरी खाइयाँ मिलती हैं। तो ट्रेंचेज को भी कॉन्टिनेंटल मार्जिन में सम्मिलित किया जाता है। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन में बेसिकली चार स्थल रूप हैं,
कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज और डीप सी ट्रेंचेज। इसके बाद जैसे स्थल भाग पे प्लेन होते हैं, उसी तरह से सागरों में गहराई पे समतल मैदान पाए जाते हैं। इनको डीप सी प्लेन या अबिसल प्लेन बोलते हैं। और इसी प्लेन में कहीं कहीं कटकों की उपस्थिति है। बेसिकली कटक लो लाइंग हिल्स हैं, कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ होती हैं जो हजारों किलोमीटर की लंबाई में फैली होती हैं। और क्यों बनती हैं, इनको हम प्लेट विवर्तन वाले सिद्धांत में समझेंगे। तो ये कटक बेसिकली यहाँ से सागरीय चट्टानों का प्रवाह होता है, सागरीय नितल का प्रवाह होता है। सागरीय नितल यहाँ से दूर जाते हैं। तो जो भी स्टडी हमने देखी थी वो स्टडी ये शो कर रही है कि कटक से जैसे जैसे दूर हम जाते हैं, चट्टानों की आयु प्राचीन होती जाती है। तो जो सबसे नवीनतम चट्टानें हैं वो कटक के पास बनी हुई हैं। तो ये सब स्थल रूप सामने उभर के आए। अब इन स्थल रूपों को हम लोग एक कर्व से प्रदर्शित करते हैं। इस कर्व को कहा जाता है हिप्सोमेट्रिक कर्व। ये कर्व है, आप ध्यान से देखिए इसको। और ये कर्व शो करता है कि पृथ्वी पे किस तरह की स्थलाकृतियां कितने भाग पे फैली हुई हैं। और इन भागों को हम लोग एरिया वाइज भी दिखा सकते हैं और परसेंट वाइज भी दिखा सकते हैं। ये जो दोनों ऊपर ये है, ये परसेंट है, और नीचे ये है, ये एरिया है। और इस कर्व को हम लोग कहते हैं हिप्सोमेट्रिक कर्व या उच्चतामितिक वक्र। और इस वक्र की सहायता से हम देख सकते हैं जो हाईएस्ट माउंटेन है, दैट इज माउंट एवरेस्ट, 8,848 या कहीं कहीं 8,850 मीटर लिखते हैं इसकी हाइट है। और यहाँ पे शो कर रहा है डीप सी ट्रेंच को, जो मेरियाना ट्रेंच है, विश्व की सबसे गहरी खाई, लगभग 11,033 मीटर की गहराई पे है ये। और यहाँ हम और देख सकते हैं कि ये जो भाग है लगभग 29% स्थलीय भाग है और बाकी जो 71% के लगभग है महासागरीय भाग है। एक चीज़ हम लोग और देख सकते हैं कि जो स्थल भाग की औसत ऊंचाई है वो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है समुद्र तल से नीचे। लेकिन जब हम समुद्र की औसत गहराई की बात करते हैं तो ये नियर अबाउट 4 किलोमीटर के आसपास ये बनता है ये। तो औसतन हम कह सकते हैं कि जितनी समुद्र तल की गहराई है वो अधिक है स्थलीय भाग की ऊंचाई से। तो ये सारी चीजें शो करते हैं हम लोग हिप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। इसको हम लोग बाद में देखते हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत पढ़ने के बाद। इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो जो भी महासागरीय भागों की मैपिंग की गई, उनके चट्टानों के अध्ययन किए गए, तो बहुत सारे फैक्ट उभर के उसमें आते हैं। तो इन फैक्ट्स को अगर हम देखते हैं तो पहली चीज़ की जो मिड ओशियानिक रीजेस थे, जो कटक थे, जो लो लाइंग हिल्स थी, वो क्षेत्र वॉल्केनिक इरप्शन के क्षेत्र हैं। वहाँ से ज्वालामुखी के उद्गार होते रहते हैं। और इन चट्टानों से जो दोनों तरफ की चट्टानें हैं जो इक्वल दूरी पर स्थित हैं, उन चट्टानों में फॉर्मेशन, केमिकल कंपोजिशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये तीनों समान पाए जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि महासागरीय क्रस्ट जो है वो काफी नया है महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में। और सागर का जो नितल है उस पर जो भी सेडिमेंट पाए जाते हैं, सेडिमेंट की मोटाई बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये नए हैं। और जो डीप ट्रेंचेज हैं इनमें बहुत गहराई के भूकंप आते हैं जिनका फोकस बहुत गहरे में होता है। तो ये सारे फैक्ट सामने आए। अब इन सब फैक्ट्स के आधार पे हैरी हेस ने 1961 में ये कॉन्सेप्ट दिया कि सागर के नितल में प्रसरण हुआ है, यानी समुद्र का तली इनमें खिसकाव होता रहा है। और रीजन क्या है कि जो स्टडी की गई वो काफ़ी साइंटिफिक थी। तो पहले तो मैपिंग की गई और दूसरा एक आधार है पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज। जो प्राचीन समय का चुंबकत्व था चट्टानों में, उन चट्टानों की स्टडी की गई तो उससे पाया गया कि चट्टानों में प्रवाह हुआ है। और ये कैसे, पहले हम लोग समझते हैं इसको पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज को। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जियोमैग्नेटिज्म क्या होता है। ये हमने थोड़ा सा पढ़ रखा है आंतरिक संरचना वाले भाग में। तो हमारी पृथ्वी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ये पृथ्वी है हमारी और इसमें चुंबक पाया नहीं जाता, लेकिन ये बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है। और ये
इसका एक्सिस जहाँ पे होता है उसको चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। तो अगर आप एटलस उठा के देखिए तो कनाडा के विक्टोरिया आइलैंड के आसपास नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बनता है और अंटार्कटिका पे हमारा साउथ मैग्नेटिक पोल है, और इनके बीच का जो वेरिएशन है वो लगभग 10 डिग्री के आसपास बनता है। ये हमारा रोटेशन का एक्सिस है और ये हमारे पोल्स हैं। तो इनके बनने के पीछे जो राज है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो आउटर कोर है, आउटर कोर हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि आउटर कोर लिक्विड अवस्था में बना हुआ है, और लिक्विड अवस्था में जो भी पदार्थ हैं वो उसी में अंदर अंदर घूमते रहते हैं, और ये पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ हैं क्योंकि इस लेयर की रचना निफे से हुई है। निफे यानी कि निकिल प्लस फेरियम लोहा। तो भारी पदार्थों से रचना होने के कारण पृथ्वी हमारी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब बड़ा बार मैग्नेट है, छोटा बार मैग्नेट है। तो बड़ा, जैसे बड़ा मैग्नेट होगा वो प्रभावी होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा, और मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो किसी छोटे मैग्नेट को जब हम बांध के ऊपर से लटकाते हैं तो जो समान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को प्रोपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर धकेलते हैं, और जो विपरीत ध्रुव हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अगर ये मैग्नेट हम लोग इस तरह से ऊपर से एक प्रयोग किया जाए तो इसका नॉर्थ और इस मैग्नेट का साउथ ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और इसका नॉर्थ और इसका साउथ ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसमें जो चुंबकत्व है छोटे चुंबक में वो लिनिएट हो जाएगा बड़े चुंबक के अनुसार। इसी तरह से जब हमारी पृथ्वी के अंदर का चुंबकत्व ये बड़ा चुंबकत्व है, और जो भी चट्टानें बनती हैं, नई चट्टानें, आग्नेय शैल, उनमें जो फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं, जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, वो लौह चुंबकीय पदार्थ इस नॉर्थ और साउथ के अनुसार लिनिएट हो जाते हैं, और धीरे धीरे जैसे ही चट्टान जब ठोस होती है तो वो उसी में संरक्षित हो जाते हैं। तो जो प्राचीन चट्टानों के चुंबकीय गुण हैं उनको, उनके अध्ययन को हम लोग कहते हैं पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज। सपोज ये बार मैग्नेट नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ पे कोई चट्टान बनती है, नई चट्टान बनेगी, तो इस चट्टान में जो भी फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं, जब ये चट्टान पिघली अवस्था में रहती है तो वो रैंडम मूव करते हैं, कहीं भी मूव कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो चट्टान ठोस होती है, फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स इस बड़े वाले चुंबक के अनुसार लिनिएट हो जाते हैं। तो अब ये जो लिनिएशन होगा, ऊपर की तरफ साउथ, नीचे की तरफ नॉर्थ, जैसे जैसे फिर चट्टान ठोस हो गई, ये सारे के सारे इसी में प्रिजर्व हो गए। अब इस चट्टान में प्रवाह हुआ उत्तर या दक्षिण कहीं पे भी, तो उन चट्टानों में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो तो सेफ है। तो उससे हम लोग निकालते हैं कि चट्टानों में कब और कितना प्रवाह हुआ है इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। तो इसको हम लोग कहते हैं पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज। तो हैरी हेस ने प्रतिपादित किया कि सागरीय नितल में प्रवाह हुआ, और इसको हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। बेसिकली ये वाला पार्ट लिथोस्फीयर है, और इसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट दोनों ही हैं। तो यहाँ से ये संवहनीय धाराएं, जैसे आर्थर होम्स ने प्रतिपादित किया था, इन संवहनीय धाराओं के कारण इनमें प्रवाह होता है। तो कहा जाता है कि अगर पृथ्वी पे चट्टानों की उत्पत्ति के रहस्य को समझना है तो हमको समुद्र के नीचे जाना पड़ेगा। वो सारे रहस्य समुद्र में ही दफन है, और जब उनको हम डिकोड कर पाएंगे तो हम पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके प्रवाह और उसके चट्टानी संरचना को बाकायदे समझ सकते हैं। तो हैरी हेस ये मानते थे कि चट्टानों में प्रवाह हुआ। पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज में ये पाया गया कि जैसे ये एक प्रवाह है, ये मध्य अटलांटिक कटक है यहाँ पे बीच में MOR, और मध्य अटलांटिक कटक से हम जैसे दूर जाते हैं चुंबकीय पेटियां पाई जाती हैं। दैट मीन्स ये एक पेटी, इस पेटी में जो नॉर्थ और साउथ लिनिएशन है वो कुछ इस तरह का है। इसके बाद जो दूसरी पेटी पाई जाती है, दूसरी पेटी में नॉर्थ और साउथ उल्टा हो जाता है। तीसरी पेटी में पहले की तरह है, ये कुछ इस तरह से, और जो चौथा बेल्ट है उसमें फिर से ये उल्टा हो जाता है। तो इस तरह से अभी तक के अध्ययन में 4 पेटियां पाई गई हैं। इसमें जो सबसे प्राचीन पेटी है दोनों तरफ, इसको हम लोग गिलबर्ट बेल्ट कहते हैं। गिलबर्ट के बाद जो दूसरा है दोनों ही तरफ, ये गॉस, और तीसरा है
माटुयामा और चौथा है ब्रूंस। तो ये वर्तमान में ब्रूंस वाला चल रहा है। ऐसी पेटियां क्यों पाई जाती हैं जिनमें चुंबकीय व्युत्क्रमण या रिवर्सल होता है? क्यों? क्योंकि जो चुंबक बनता है हमारी पृथ्वी में, जो नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं हमारी पृथ्वी में, इनमें रिवर्सल होता है। कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये नॉर्थ कमजोर पड़ जाएगा और लगभग लुप्त हो जाता है। फिर जब मैग्नेटिज्म प्रारंभ होगा तो इधर साउथ हो जाता है, इधर नॉर्थ हो जाता है। तो ऐसे हमारा जो चुंबकीय बार मैग्नेट है उसकी पोलरिटी में रिवर्सल होता है, और उसी रिवर्सल के साथ साथ ये चट्टानें लिनिएट हो जाती हैं। तो इससे हमको ये पता चला है कि इन चट्टानों में प्रवाह होता है। क्योंकि पहले जब ये चौथा बेल्ट नहीं था, इसको हटा दें अगर ब्रूंस को, तो ये दोनों ये कटक के पास रहे होंगे। ये दोनों भी जब नहीं थे तो ये दोनों इस कटक के पास रहे होंगे, जो गॉस वाला बेल्ट है। और सबसे पहले जो गिलबर्ट वाला था वो पास था, क्योंकि इन दोनों के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों में काफ़ी समानताएं हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है पैलियोमैग्नेटिज्म की स्टडी से कि चट्टानों में प्रवाह हुआ है। ये हेस का कॉन्सेप्ट था, और इस कॉन्सेप्ट ने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में एक बहुत बड़े पिलर की तरह काम किया। इसी क्रम में हम समझते हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को या प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का कॉन्सेप्ट मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन द्वारा दिया गया था 1967 में। बेसिकली प्लेट शब्द का जो प्रयोग किया था वो टूजो विल्सन ने किया था, और प्लेट का मतलब लिथोस्फीयर। जैसे हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाले भाग में पढ़ा था कि पृथ्वी का एक डिवीजन लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बेरिस्फीयर है। तो लिथोस्फीयर में अगर आपको याद हो तो क्रस्ट का पूरा भाग जो ठोस अवस्था में है, और मेंटिल का वो भाग जो एस्थेनोस्फीयर से ऊपर वाला है। तो एस्थेनोस्फीयर से ऊपर ये वाला पार्ट, दैट इज नोन एज प्लेट। इसी को कहें लिथोस्फीयरिक प्लेट भी कहा जाता है। तो टेक्टोनिक प्लेट या लिथोस्फीयरिक प्लेट एक ही चीज है, और ये कंपोज्ड है किस किस चीजों से? कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में एस्थेनोस्फीयर से ऊपर का पार्ट सम्मिलित किया जाता है, और इनको जब दो पार्ट में हम लोग रखते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक प्लेट, यानी स्थलीय प्लेट और जलीय प्लेट, या महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, तो इसमें डिपेंड करता है कि उस प्लेट पे, प्लेट यानी जो ऊपर का हार्ड पार्ट है, उस पे अगर महासागरों की बहुलता है तो उसको महासागरीय प्लेट कहेंगे। जब उस पे स्थलीय भाग की अधिकता है तो उसको महाद्वीपीय प्लेट कहेंगे। ये सिद्धांत मान के चलता है कि पृथ्वी की बाहरी सतह, जो आउटर सरफेस है, वो 7 मुख्य प्लेटों और 20 प्लस गौण प्लेटों से बना हुआ है। ये इस इमेज से हम लोग प्लेटों का वितरण देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा यूरेशियन प्लेट, ये पूरा ये महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है, क्योंकि इस पे महाद्वीप की बहुलता है। ये प्रशांत प्लेट है, पैसिफिक प्लेट। ये पैसिफिक प्लेट पे पूरा का पूरा महासागर फैला हुआ है, तो ये महासागरीय प्लेट का उदाहरण है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, भारत और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट को शेयर करते हैं। इसके बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ये सारी प्लेटों में मूवमेंट होता रहता है, और मूवमेंट के जो पार्ट हैं उनको कहते हैं हम लोग प्लेट बाउंड्रीज, प्लेट किनारे। इसके साथ साथ ये बड़े बड़े प्लेटों के साथ ये कुछ छोटी प्लेटें भी हैं, जैसे ये नाजका प्लेट, यहाँ पे है कैरोलिन प्लेट, कोकोस प्लेट, कैरिबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट के साथ यहाँ स्कोशिया प्लेट। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी प्लेटें भी हैं जो धीरे धीरे मूव करती हैं। तो ये मूवमेंट 3 तरह का हो सकता है। या तो ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं कुछ इस तरह से, या तो ये प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं कुछ इस तरह से, और या तो ये प्लेटें एक मूव तो कर रही हैं लेकिन एक दूसरे को न नुकसान पहुंचा रही हैं न एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ये प्लेट 3 तरह से मूव करते हैं। फिर हम आते हैं इस मानचित्र पे। इस पे हम लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री को शो कर रहा है। ये जो सिंबल है वो कन्वर्जेंट बाउंड्री को शो कर रहा है,
और तीसरा ये जो सिंबल है दैट इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इसको शो कर रहा है। तो जब हम इन सिंबल्स को देखते हैं तो आप ये देखिए अटलांटिक महासागर के बीचों बीच ये पूरा का पूरा प्लेट डाइवर्ज हो रहा है, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहा है। और इस प्लेट का मूवमेंट इस तरफ है, दूसरे प्लेट का मूवमेंट इस तरह है। तो ऐसे प्लेट बाउंड्री को हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यानी वो दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इनके दूर जाने की गति बड़ी कम होती है, 5 सेंटीमीटर पर ईयर, 10 सेंटीमीटर पर ईयर, ऐसे ही ये गति करते हैं। अब ये प्रशांत महासागर की प्लेटों को देखते हैं, ये सारी कन्वर्जेंट प्लेट हैं, यानी ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और जो भारी प्लेट होती है वो नीचे जाती है, जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर रह जाती है। यहाँ पे भी आप देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो दूर जाना नज़दीक जाना, यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, मतलब ये वाला मूवमेंट इधर को हो रहा है, ये मूवमेंट इधर को हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से न नुकसान कर रहे हैं न ही नए स्थल रूपों की रचना कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो तीन बाउंड्रीज हैं, इन तीन बाउंड्रीज में जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ये जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो नीचे से मैग्मा आके ये नई क्रस्ट का निर्माण करता है। तो नया फॉर्मेशन होने के कारण इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, रचनात्मक प्लेट किनारा। और यहाँ पे इन चट्टानों में इस सेगमेंट में टूट फूट होती है, इस टूटने को हम लोग कहते हैं टेक्टोनिक इरोजन। तो जितना यहाँ न्यू क्रस्ट बना उतना यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया, विनाश हो गया। तो इस किनारे को हम लोग कहते हैं विनाशात्मक किनारा या डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। और यहाँ पे न तो नई क्रस्ट बन रही है न ही पुरानी क्रस्ट का विध्वंस हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव बाउंड्री, संरक्षित प्लेट किनारा, या इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज इसलिए कहा जाता है कि जब ये प्लेटें मूव करती हैं तो इनके साथ ऐसे फॉल्ट बनते हैं, कारण कि प्लेट का मूवमेंट हर जगह एक समान नहीं होता है। तो जहाँ पे प्लेटें ज्यादा तेजी से मूव करेंगी वहां पे, और जहां धीरे प्लेट मूव करती हैं तो उन दोनों भाग में एक फॉल्ट का निर्माण हो जाता है जो डिफरेंशियल मोशन के कारण। तो ये तीन बाउंड्रीज हुई। मूवमेंट किस तरह से हुआ है, ये एक डायग्राम है, पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स थ्रू जियोलॉजिकल पास्ट। यहाँ जो सबसे पहला पार्ट है ये दिया है 540 मिलियन साल पहले। ये महाद्वीप हमारे कुछ इस तरह से थे। जैसे वेगनर को आप पढ़िए तो ध्यान होगा कि पंजिया की उत्पत्ति दक्षिणी गोलार्ध में माने थे वो। तो ये सारे के सारे महाद्वीप इस समय दक्षिणी गोलार्ध में हैं। फिर ये महाद्वीप ऐसे ये इनमें प्रवाह होना शुरू हुआ, यहाँ पे कुछ और आया, फिर ये वर्तमान समय ऐसे महाद्वीपों का प्रवाह अतीत में होता रहा है और एक जगह से ये महाद्वीप आज की डेट में पहुंचे हैं और अभी भी इनमें परिवर्तन दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं इस पार्ट से तो ये इधर जा रहे हैं दोनों, तो निश्चित तौर से अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता जाएगा। अब प्रशांत महासागर की प्लेट नीचे जा रही है, यानी प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कम होता जाएगा और एक पूरी संभावना है कि जितना टाइम ले ले ये पूरा लॉक हो जाएगा, ये सब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो फिर से पैंजिया बनने की उम्मीद है। अब हम बात करेंगे कि फोर्स क्या थे जो प्लेट के प्रवाह के लिए उत्तरदायी हैं। तो प्लेट के प्रवाह के लिए उत्तरदायी जो सबसे पहला फोर्स है वो है रेडियो एक्टिव डीके। जैसा आर्थर होम्स ने सुझाया था कि एस्थेनोस्फीयर वाले भाग में ये है हमारा प्लेट और नीचे है प्लेट के एस्थेनोस्फीयर जिसमें पदार्थ तरल अवस्था में पाए जाते हैं। तो एस्थेनोस्फीयर में जहाँ भी रेडियो एक्टिव सोर्स है वहाँ से तरंगे ऊपर उठती हैं और ये तरंगे फिर दोनों तरफ डाइवर्ज होकर फैलती हैं और जहाँ से दूसरी तरंग भी आ रही है ये दोनों टकराती हैं और नीचे बैठती हैं और फिर नीचे कुछ इस तरह से प्रवाह होता है। तो एक तरह से कन्वेक्शनल करेंट्स का साइकिल पूरा हो जाता है और इसी से हमारे महाद्वीपों का प्रवाह होता है। तो जहाँ पे ये बल अप्लाई होगा डाइवर्जन का, यहाँ की चट्टानों पे तनाव मूलक बल प्रभावी होगा और ये चट्टानें धीरे धीरे पतली होती हैं, इन पे व्रंश होते हैं और फाइनली ये टूट जाती हैं, दो पार्ट में अलग अलग बट जाती हैं। और इसके ऊपर जो होते हैं वो महासागरों का विस्तार हो जाता है, ओशियानिक एरियाज। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप देखिए वर्ल्ड के मैप पे एटलस पे तो लाल सागर है और लाल सागर से ही जुड़ा हुआ ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है।
पूरे अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर से दक्षिण तक ये फैला हुआ है। अगर इसको हम लोग ऐसे मैप पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से बना हुआ है, आप एटलस पे देखिए इसको। और इसी का एक पार्ट है यहाँ पे रेड सी। तो रेड सी एक फॉल्ट है जिसमें समुद्र का विस्तार हो चुका है अभी, और इसी का एक भाग है जो इस तरह से ये ऐसे ग्रेट रिफ्ट वैली के रूप में अफ्रीका में डेवलप है। और यहाँ पे मूवमेंट कुछ इस तरह का हो रहा है। तो नियर फ्यूचर ये अफ्रीका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब इसके उदाहरण के तौर पे हम लोग समझेंगे कि इंडियन प्लेट में मूवमेंट कैसे हुआ। तो इंडियन प्लेट बेसिकली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कही जाती है, क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित है। और ये प्लेट पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था। जैसे अगर वेगनर आपको याद हो तो वेगनर ने बताया था कि पैंजिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ, लारेसिया जो उत्तरी भाग था और गोंडवाना लैंड जो दक्षिणी भाग था। तो भारत अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका इस समूह का सदस्य था। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा है इक्वेटर, और ये टाइमिंग है 71 मिलियन साल पहले की। तो जो भारत का दक्षिणी भाग है, बेसिकली जो प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है, ये पहले दक्षिण में था और धीरे धीरे इसने मूव करना शुरू किया। फाइनली ये उत्तर की तरफ मूवमेंट हुआ। तो भारत का भी ऑस्ट्रेलिया का भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और भारत सेम प्लेट को शेयर करते हैं, यहाँ 55 साल पहले ये लगभग भूमध्य रेखा के आसपास आना शुरू हुआ। 38 मिलियन साल पहले इसने भूमध्य रेखा को लगभग क्रॉस कर लिया, थोड़ा सा पार्ट ही बचा था। और इसी समय दक्कन में लावा का प्रवाह हुआ। जो दक्कन ट्रैप है हमारा, महाराष्ट्र और कर्नाटका के जो पठार बने हुए हैं, तो उस समय लावा का प्रवाह हुआ जब भारत विषुवत रेखा के नज़दीक था। और फिर फाइनली ये यूरेशियन प्लेट से जुड़ गया। तो यूरेशियन प्लेट और इंडिया के बीच में उस समय टेथिस सागर नाम का एक सागर था, जिसको भूसन्नति कहते हैं, टेथिस सी। और ये भूसन्नति, इसी से हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो वर्तमान में जो महाद्वीप है वो इंडिया पूरी तरह से जुड़ चुका है, लेकिन अभी भी वो नीचे जा रहा है। और नियर फ्यूचर संभव है कि उत्तरी मैदान और ये पार्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाए। तो ये भारतीय प्लेट का प्रवाह है इस तरह से। अब हम भूकंप और ज्वालामुखी के वितरण को समझते हैं। तो इसमें इंडेक्स जब देखते हैं, डीप अर्थक्वेक जोन जो गहरे शेड में है, जो पॉइंटेड है लेकिन एकदम हल्के शेड में है, ये शैलो जोन है। जो पॉइंट है डार्क है, ये वॉल्केनिक इरप्शन को शो करता है। और जो बड़े बड़े हैं वो उनको हॉट स्पॉट कहते हैं। तो बेसिकली इस मैप को हम जब प्लेट के वितरण वाले मैप के साथ मिला के देखते हैं तो ये प्रशांत महासागरीय प्लेट जो अभिसारी प्लेट का उदाहरण है, कन्वर्जेंट प्लेट का, ये यानी कि नीचे जा रहे हैं। और नीचे जाने के क्रम में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भूकंप है वो डीप अर्थक्वेक है, यानी कि जो अभिसारी प्लेट्स हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, वहाँ जो अर्थक्वेक आते हैं उन अर्थक्वेक का फोकस डीप रूटेड है, वो काफी गहराई में आते हैं। और इसी में विश्व के बहुत सारे ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। कारण क्या है कि जब प्लेट नीचे जाती है, महासागरीय प्लेट, और महाद्वीपीय प्लेट ऊपर रहती है, तो जब ये प्लेट नीचे जाती है तो मेल्ट करती है, और जो मोल्टेन पदार्थ है वो कहीं ना कहीं से अर्थ के ऊपर मैग्मा के रूप में निकलता है। तो ये इससे हमारे ज्वालामुखी पर्वत बने हुए हैं। और ये ज्वालामुखी लगातार है पूरे प्रशांत महासागर के तट के किनारे किनारे, इसलिए इनको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इसके साथ हम देखते हैं जो हल्के अर्थक्वेक हैं, हल्के अर्थक्वेक्स की अवस्थिति वहां पे है जहां प्लेटें डाइवर्ज हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जैसे हम देख सकते हैं ये मध्य अटलांटिक कटक का, और इनके साथ साथ ये जो प्लेट बाउंड्रीज हैं जहां ये प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं, इसको कंसाइड करके देखिए उस मैप के साथ जो प्लेट की बाउंड्री को शो करता है। ये सब प्लेट की ऐसी बाउंड्रीज हैं जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी अपसारी प्रकार की बाउंड्रीज हैं। और इन पे हल्के भूकंप के झटके आते हैं। कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां न कोई प्लेटों की बाउंड्री है न कुछ, लेकिन वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन पाए जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को माना जाता है कि पर्टिकुलर उस क्षेत्र में मैग्मा का भंडारण है, और इन भंडारण क्षेत्रों को हम लोग कहते हैं हॉट स्पॉट। जनरली जो वॉल्केनोज हैं वो अभिसारी प्लेट किनारे पे पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ऐसे वॉल्केनो हैं इन सब क्षेत्रों को हम लोग देख सकते हैं जो किसी प्लेट की बाउंड्री पे स्थित नहीं है।
तो उनके लिए जो लोकलाइज्ड मैग्मा चेंबर है, उन मैग्मा चेंबर्स को हम लोग हॉट स्पॉट्स कहते हैं। तो क्लियर कट अगर देखते हैं तो पहला बेल्ट हमारा ये हुआ जो प्रशांत महासागर के किनारे, ये अर्थक्वेक के लिए भी है और ज्वालामुखी के लिए भी है। दूसरा बेल्ट हमारा शुरू होता है अफ्रीका के उत्तरी भाग से भूमध्य सागर को लेते हुए और ये पूर्वी एशिया तक आता है, यहाँ तक। इसको कहते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय मेखला। और तीसरा बेल्ट जो है वो महासागरीय कटकों के सहारे है और सबसे एग्जैक्ट वो दिखता है हमारे मध्य अटलांटिक कटक के सहारे। तो तीसरी मेखला जो बनती है वो मध्य महासागरीय कटकों के सहारे बनती है। तो ज्वालामुखी और भूकंप के क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जो प्लेट किनारे के साथ साथ एडजस्टेड हैं। जब प्लेट किनारे अभिसारी प्रकार के हैं तो ज्वालामुखियों की और भूकंपों की तीव्रता अधिक होती है और भूकंप की गहराई भी अधिक होती है। लेकिन जब प्लेट अपसारी प्रकार के हैं यानी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो वहां ज्वालामुखी भी धीरे धीरे निकलता है, बहुत ज्यादा विस्फोटक नहीं होता है, दरारी प्रकार का उद्भेदन होता है। और जो भूकंप आते हैं भूकंप में भी गहराई बहुत कम होती है। तो ये विश्व में ज्वालामुखियों का वितरण है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।